हम बंद गली में खड़े हैं। मैं इस सिचुएशन को समझ रहा था। गफूर भट्टी ने अपनी यादाश्त के सहारे इन दोनों का चुहलिया बताया है। इसकी बुनियाद पर मेरे दो आर्टिस्ट अलग अलग खाके बना रहे हैं। वो मुकम्मल हो गए तो गफूर भट्टी की मदद से इन्हें असल चेहरों से करीब तर लाया जाएगा। कमांडर सईद स्पीकर फोन पर कह रहा था, यह खासा तवील काम होगा। इस वक्त तक वो न जाने कहाँ होंगे। ये काम कल मुकम्मल हो जाएगा। यूं समझो कि गफूर की यादाश्त ने उसे धोखा न दिया तो ये खाके तस्वीर का बदल साबित होंगे। इनकी मदद से तुम दोनों को तलाश कर सकोगे। मैं इन तस्वीर का इंतजार करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है कि तुमने नीलोर घाट के वजूद से आगाह करके मुझे एक ज़हनी अजाब से निजात दिला दी है। मौजूदा हालात में मुझे इन खाकों पर ही इन्हिसार करना होगा। एक बात याद रखना, अगर वो इतनी राजदारी के साथ आए हैं कि उन्होंने गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करने को तरजीह दी है और फिर वो सागा की मदद से शहर पहुंचे हैं, तो वो हर कीमत पर अपने मारूफ साथियों से दूर ही रहेंगे। ये नुक्ता उनकी तलाश में मददगार साबित होगा। अपने साथियों से दूरी का मतलब यह है कि वो किसी होटल वगैरह में ठहरे होंगे। तुम ठीक समझ रहे हो। छोटे और दरमियाना दर्जे के होटलों में उनका सुराग मिल सकता है। होटल वाले गैर मुल्कियों को सफरी दस्तावेजात के बगैर नहीं ठहराते। वो चोरी छुपे आए हैं। क्या उन्हें कहीं सर छुपाने की जगह मिल गई होगी? पाकिस्तान और भारत के बाशिंदे एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ नहीं होते। हो सकता है कि सागा ने इन्हें अंदरूने मुल्क से आए हुए मेहमानों के तौर पर होटल में जगह दिलाई हो। हाँ, वो कहीं ना कहीं तो ठहरे ही होंगे। खाके मिल जाएं तो मैं आदमी फैला दूंगा। हेलीकॉप्टर का किस्सा उल्टा उनके गले पड़ गया है। अब वो कह रहे हैं कि समत बताने वाले आलात की खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर उधर निकल गया होगा। इस बात का अब भी कोई जवाब नहीं है कि आलात ही खराब थे तो इस तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर ने 30-35 किलोमीटर का फासला तय करने में सारा दिन क्यों लगा दिया? अगर वो सारा दिन भटक कर परवाज करता रहा था तो इनकी टंकी में कितना ईंधन था? अव्वल खान ने अपनी तरफ से एक नया सवाल पैदा करते हुए कहा, इनकी कमजोरी हाथ आ गई है तो अब इन्हें बुरी तरह रगेद दिया जाना चाहिए ताकि वो दोबारा सर उठाने के काबिल न रहे। ऐसा ही बंदोबस्त हो रहा है। रासलमेड़ा की लाश वहां मिलने से इस मामले में बहुत चांद पड़ गई है। आखिरी लम्हात में किया जाने वाला यह फैसला बहुत जबरदस्त था। वो दोनों कुछ देर तक इसी मौजू पर बातें करते रहे। हकाक वही थे जो अव्वल खान बता चुका था। इस बारे में दोनों ही की अलग अलग आरा थी। शायद कमांडर सईद तबादला ख्याल करके इन वाकयात के नए खदोखाल उभारने का इरादा रखता था। कमांडर सईद की आवाज में राह के एजेंटों की आमद की कहानी सुनने के बाद से मेरा जहन मुसलसल काम कर रहा था। अचानक ही मेरे जहन में रोशनी का एक जमाका हुआ। मुझे याद आया कि सनी ने नादरा के मकान के तहखाने से सागा की बाजियाबी के सिलसिले में अपने 2 मददगारों का जिक्र किया था, जिनमें से एक का नाम रमेश चंद था। फखरू नामी दूसरे आदमी से मैं मिल चुका था। मुझे शुबा हुआ कि कहीं रमेश चंद ही राह का एजेंट ना रहा हो। ऐसे लोग अपने मिशन की खातिर बाजार हुस्न तो क्या, इससे भी कई गुजरी जगहों पर गुजारा कर सकते थे। रमेश चंद और फखरू के बारे में सनी की कही हुई बातों को अपने जहन में ताज़ा करते हुए मुझे याद आ गया कि रमेश चंद इस बाजार में नौवार नहीं था। सनी के बयान के मुताबिक उसके दोनों मददगार बाजार हुस्न के बहुत पुराने और बेखौफ दलाल थे। यह महज इत्तेफाक था कि उनमें से एक का नाम हिंदुआना था। अव्वल खान अपनी गुफ्तगू से फारिग हुआ तो मैं अपनी ज़हनी मुशक्कत से मायूस हो चुका था। स्केच कल किसी वक्त मिलेंगे। वीरा ने मेरी आंखों में आंखें डालकर पुरख्याल लहजा में कहा, इस वक्त तक हम हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकते। डोर का एक सिरा मिल गया है तो हमें इसके सहारे आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस कदर पुरपेच फिक्रे क्यों इस्तेमाल कर रही हो? मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। नीलोर बांबे के अल्फाज सागा ने सनी से कहे थे। वो हर कीमत पर वो खुफिया पैगाम जान या रासलमेड़ा तक पहुंचाना चाहता था। यह बात अब खुली है कि रासलमेड़ा ने राह के आदमियों की मेजबानी सागा के हवाले की थी। ये एक सुराग जरूर है, मगर इसके सहारे क्या पेशरफ्त हो सकती है? वीरा कोई नजरों से मेरी तरफ देखती रही। यूं मालूम हो रहा था जैसे इस वक्त उसका ज़हन कहीं और मसरूफ हो। ज्यादा परेशान कुन हालात में वो कभी कभार ऐसी कैफियत से 2-4 हो जाती थी। सागा दिल फेंक और अवबाश आदमी था। वीरा धीमी आवाज में मुझसे तायद चाहिए। सवाल जवाब के बजाय खुलकर बात करो। सागा के बारे में हम सब की मालूमात बराबर हैं। ऐसे लोग औरतों पर अपनी अहमियत और बड़ाई का रोब चाड़ने के लिए अक्सर इन्हें अपना राजदां बना लेते हैं। वीरा मेरे एतराज का बुरा माने बगैर कहने लगी, हो सकता है कि सागा भी नादिया को हर बात बताता रहो। मैं उसकी बात मुकम्मल होने से पहले अपनी जगह से उछल पड़ा। तुम बहुत दूर की कोड़ी लाई हो। क्या इंसान की फितरत है? दिन रात घर में ऐश करने वाला मर्द अपनी हर मामूली सरगर्मी को भी बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है, जैसे वो बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत से कारनामे सर अंजाम दे रहा हो। नादिया से पूछताछ सूदमंद साबित हो सकती है। ये काम इस इलाके के पुलिस वाले भी कर सकते हैं। सुल्तान शाह बोला, नहीं, ये जिम्मेदारी अव्वल खान को लेनी होगी। मैंने अपना फैसला सुना दिया। पुलिस से मदद ली गई तो बात का पतंगड़ बन जाएगा। हो सकता है कि यह खबर असल मुजरिमों तक पहुंच जाए। मैंने अपने नए कैंप में नहीं बुलवा सकता। अव्वल खान ने आमादगी का इजहार करते हुए कहा, मेरी पूछताछ इलाके के थाने में ही होगी। ये काम तुम नादिया के कोटे पर भी कर सकते हो, मगर उसे अंदाजा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे असल सवाल क्या है। मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बात वाजे तौर पर बयान कर रहा हूं। तुम चाहती हो कि हाथ पर हाथ धर कर ना बैठा जाए? अव्वल खान ने वीरा से मुखातिब होकर कहा,
इधर मेरा घर खाली है, बेहतर यही है कि मैं ये काम इस वक्त कर डालूं। अव्वल खान की वो रजाकाराना पेशकश बहुत मुनासिब थी। किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की और वो अपनी जगह छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। वो दफ्तर से थका हार आया था और तुमने फिर उसे दौड़ा दिया। गजाला ने वीरा से कहा, ऐसी ही हमदर्दी थी तो तुमने उसे क्यों नहीं रोक लिया? वीरा ने आंखें निकाल के जवाब दिया, इन दोनों को बरसे बेकार छोड़कर मैं अपने कमरे की तरफ हो लिया ताकि कपड़े तब्दील कर सकूं। मैं वापस आया तो वीरा ड्राइंग रूम से गायब थी। गजाला ने उसकी कमी टेलीविजन से पूरी कर ली थी। सुल्तान शाह बड़े सोफे पर टांगे पसारे बैठा था। तुमने उसे नाराज तो नहीं कर दिया? मैंने गजाला के करीब बैठे हुए पूछा। इसे अपने कमरे में जाने का बहाना चाहिए था। वो नाक मुंह चढ़ाती हुई गई है, हालांकि मैंने कोई गलत बात नहीं की थी। आप चाहें तो सुल्तान शाह से तस्दीक कर सकते हैं। गजाला ने अपनी सफाई पेश की। सूरज डूबे काफी देर हो चुकी है, वो कमरे में जाकर अपना शुगल शुरू कर चुकी होगी। पूछोगे तो कह देगी कि मूड ऑफ होने के बाद वो मैनोशी के सिवा और क्या कर सकती है। तुम उसे इतनी अच्छी तरह समझते हो और फिर कहते हो कि वो तुम्हें पसंद नहीं है। मैं तो कहता हूं कि वो जिसके गले पड़ेगी उसकी जिंदगी आजाब कर देगी। यानी तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में ज्यादा पूरी उम्मीद नहीं हो? मैंने पूछा। फिक्र मत करो, मेरा मुस्तकबिल महफूज और शानदार रहेगा। उम्मीद के बारे में वीरा से पूछ लेना। जाओ जरा देख कर आओ कि वो अपने कमरे में घुस कर क्या कर रही है। इस वक्त मुआफी दे दो, वो अपने दोनों कानों को छूते हुए बोला। ऐसी हालत में मैं उसका सामना करने से गुरेज करता हूँ। वो गले पड़ गई तो मेरा बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। गजाला शौक नजरों से सुल्तान शाह की तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी। दरवाजे ही से झांक कर लौट आना। मैंने उस पर दबाव डालना चाहा। इस वक्त ये नेक काम तुम खुद कर लो, मैं बाद में तुम्हारी खिदमत करूंगा। वड़ियल टट्टू बंद कर रह गया था। मैं तेज कदमों से दरमियानी रास्ता तय करके वीरा के कमरे के सामने पहुंचा और बंद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर फौरन हैंडल पर हाथ रख दिया। इसी लम्हे अंदर से वीरा की कम इनकी आवाज आई और मैं दरवाजा खोलकर उसके सामने मौजूद था। वो नहाए सुकून से ही कुर्सी पर बैठी सिगरेट का धुआं उड़ा रही थी। उसके सामने तपाई पर स्काच का गिलास रखा हुआ था। सुल्तान शाह ने उसके बारे में बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाया था। मैंने अंदर का जायजा लेकर दरवाजे से ही वापसी का इरादा किया था कि वीरा ने धीमी मगर ताकमाना आवाज में मुझे पुकार लिया। अंदर आओ, दरवाजे से क्यों वापस लौट रहे हो? मैंने पलटकर गजाला की तरफ हाथ लहरा। वो ड्राइंग रूम में बैठी मेरी ही तरफ देख रही थी। गजाला यूं ही बैठी रही और मैं वीरा के कमरे में दाखिल हो गया। क्या गजाला ने तुम्हें मेरी खबरगिरी के लिए भेजा था? उसने मीठी मुस्कुराहट के साथ पूछा। वो फिक्रमंद थी और सुल्तान शाह दावा कर रहा था कि तुम पी रही होगी। वो दिन ब दिन निखरता जा रहा है और बहुत मुंह फट भी हो गया। उसने हल्का सा कहकर लगाया और बात जारी रखते हुए बोली, कहता है कि मैं पी रही हूं कि तुम्हें अपना शौक ही पूरा करना था तो गजाला से नाराज होने की अदाकारी करने की क्या जरूरत थी? मजा आता है, वो बहुत अच्छी और सादा दिल लड़की है। जरा सी बात पर मेरे लिए परेशान हो जाती है। जो नाज उठाता है उसे नखरे दिखाने में एक अजीब सी लज्जत मिलती है। उसकी अच्छाई और सादा दिली का इनाम है कि तुम उसे बिला वजह परेशान करती हो। मैं परेशान नहीं करती, वो खुद परेशान हो जाती है। सुल्तान शाह भी वहीं बैठा था मगर वो जरा भी परेशान नहीं हुआ। मेरे उठने पर उसने बुरा सा मुंह बनाकर वालकला की तरफ देखा था। मैं इन छोटी मोटी बातों पर महज इस ख्याल से चुप साधे रहता हूँ कि कहीं तुम मेरी मुदाखलत को बीवी की बेजा हमायत समझ कर रूठ ना जाओ, वरना हकीकत यह है कि तुम अक्सर गजाला के साथ ज्यादती करती हो। बहुत खूबसूरती से अपनी बीवी की हमायत कर रहे हो। वो मुझसे पूछे बगैर स्काच का दूसरा गिलास तैयार करने लगी। इस वक्त मैं पीने के मूड में नहीं हूँ। मैंने एहतिजाज किया, तुम्हारे सिवा यहाँ मेरा साथ देने वाला कौन है? उसने तीखी नजरों से मेरी तरफ देख कर कहा, इस वक्त तो तुम्हें पीनी ही पड़ेगी। जिस दिन तौबा कर लोगे मैं मजबूर करना बल्कि पूछना भी छोड़ दूंगी। तौबा करते हुए डरता हूँ। उसे मेरी बात पूरी होने से पहले ही उचक ली और बोली कि फिर इसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। भूल जाओ इन बातों को। लो ये तुम्हारे नए एहसानात के नाम। ये कहकर उसने मेरे लिए तैयार किया हुआ ताज़ा गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। एक इन एहसानात का जिक्र है। मैं लबतर करने से पहले ताज्जुब से पूछा, तफसील मेरे सीने में दफन रहने दो। गुजरते हुए वक्त के साथ मैं तुम्हारे एहसानात के बोझ तले दबती जा रही हूँ और दुख तो ये है कि अब तुम अपनी मेहरबानियों का सिला भी वसूल नहीं करते। मालूम होता है कि आज तुम अस्काच की बू से ही बहकने लगी हो। मैंने उसका मज़हक्का उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी बेनियाजी और सुल्तान शाह की बेअतनाई कभी कभी मुझे बहुत तकलीफ देने लगती है। ऐसी बातें मत सोचा करो। मैंने एक बड़ा घूंट लेकर गिलास दबाई पर रख दिया। हम सब तुम्हारे दोस्त और खैर खां हैं। देखा जाए तो अब हम आपस में एक ही दूसरे के मुअन्नस का मुखोसार हैं। पता नहीं अव्वल खान कब वापस आएगा। उसने अपने गिलास से पैर दर पैर 2 घूंट लेने के बाद अचानक ही मौसम बदल दिया। वो भी एक अजीब ही इंसान है। क्या बात है, आज तुम बारी बारी सबका तजिया करने क्यों बैठ गई हो? तल्ख तजर्बात के बाद जब अच्छे इंसान दोबारा सामने आते हैं तो ज़हन का कंप्यूटर खुद ब खुद चल पड़ता है। इसके लिए किसी कोशिश या इरादे की जरूरत नहीं होती। तुम किन तल्ख तजर्बात का जिक्र कर रही हो? मैंने चौंक कर उसकी आंखों में झांकना चाहा। सोचती हूँ कि तुम्हारे सामने एतराफ़ कर लूँ। क्रिश्चियन अकीदे के लोग पादरियों के सामने गुनाहों का एतराफ़ करके अपने सीने का बोझ हल्का कर लेती हैं। शायद मुझे भी अपनी घुटन से निजात मिल जाए। तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मैंने बेचैनी से कहा। उसने अपना गिलास होंठों से लगाकर घटाघट खाली कर दिया। वो आस्तीन से अपने होंठ साफ कर रही थी तो उसकी आंखों में नमनाक खुमार के डोरे उभर आए थे। उसे कदर रुक कर कहा, मैंने जान की कैद में जाने के बाद अच्छा वक्त नहीं गुजारा।
उसके बारे में सोच सोच कर मेरा सर दुखने लगता है। मगर तुम फोन पर मुझे अपनी खैरियत की इतला देती रही थी। मैंने उसे याद दिलाया, दुश्मन के चुंगल में फंसे हुए कैदी से तुम और क्या तवक्का कर सकते हो। मैं तशद्दुद से बची हुई थी और उसी को अपनी खैरियत समझने लगी थी, वरना मुझे अपनी आज़ादी या जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं जानती थी कि तुम लोग रास अलमेडा जैसे दरिंदे को आज़ाद नहीं करोगे और जान मुझे मार डालेगा। तुम्हारा हर दुश्मन बहुत बुरे अंजाम से दो चार हुआ है। जान की टांगे चीर कर उसे सिसकने के लिए जिंदा छोड़ दिया गया था और वो इसी हालत में तड़प तड़प कर मर गया। काश मुझे मालूम हो गया होता कि तुम्हारे साथ उसका सलूक अच्छा नहीं था। वो दरिंदा बल्कि दरिंदों से भी बदतर था। वीरा हकारत भरी आवाज में बोली। मुझे उसके शैतानी चेहरे से कराहत आने लगी थी। मुझे ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। वो इसी काबिल था कि उसकी टांगे हल्क तक चीर दी जाती। वो मेरे बाप को जुबानी और अमली गालियां देता था। मेरा दिमाग सुन्न होकर रह गया। उसकी बातें उलझी और गैर वाज़ेह थी, मगर एक बात यकीनी थी कि उसने नहायत खामोशी और हौसले से जान का मुकाबला किया था। तुम्हारा यह एतराफ़ अमानत बनकर मेरे सीने में दफन रहेगा। कुछ देर के बोझल सुकूत के बाद मैंने कहा, यह सफाक और दरिंदा सिफ्त मर्दों की दुनिया है। इसमें औरत कभी इनकी बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि वो कमज़ोर है और इससे इंतकाम लेना बहुत सहल है। जिमलाइड की जिंदगी में तुमको इसका नादीदा तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर था। इस वजह से हर भेड़िया तुम्हारे साय से भी दूर भागता था। लेकिन अब तुम्हारे सर पर से वो छतरी हट चुकी है। हालात बदल चुके हैं। मैं बार बार तुम्हें मुस्तकबिल का ख्याल दिलाता हूँ, वो मजाक नहीं होता। मैं अपने दिल की गहराइयों से चाहता हूँ कि तुम इस बारे में सोचो और किसी अच्छे फैसले पर पहुंचाओ। वो इस वक्त अपने लिए दूसरा गिलास तैयार कर रही थी। गिलास में बर्फ के डले डालकर उसने सर उठाया और उसकी चमकती हुई मखमूर नजरें मेरे चेहरे पर जम कर रहेगी। वो निगाहें सरापा सवाल थीं और मेरे पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने अपना सर झुका लिया। सवाल और इल्तिजा के वो मुंजमंद लम्हे पिघलने के बाद हमारे दरमियान ज्यादा बातें नहीं हो सकी। यूं मालूम हो रहा था जैसे हमारे दरमियान कोई नादीदा और नगुफ्ता बासा हिजाब हायल हो गया। मैं अपना गिलास खाली करके उठा तो वीरा ने खाली खाली नजरों से एक बार फिर मेरी तरफ देखा और उसके लबों पर नरम सी मुस्कुराहट फैल गई। जा रहे हो? उसके होठों से सरसराती हुई आवाज बरामद हुई। देर हो गई है, अव्वल खान भी वापस आता होगा। हमारा यूं बंद कमरे में बैठे रहना मुनासिब नहीं है। अपना गिलास खत्म करके तुम भी ड्राइंग रूम में आ जाओ। अव्वल खान तुम्हारे वहां पर गया है, देखते हैं कि वो नादिया से क्या खबर लेकर आता है। मैंने रुक रुक कर कई टुकड़ों में अपनी बात पूरी कर डाली। तुम चलो, मैं आती हूँ। उसने अपना गिलास फिजा में लहरा कर कहा और मैं उसके कमरे से बाहर निकला। गजाला ड्राइंग रूम में वहीं बैठी हुई थी जहां मैंने उसे छोड़ा था। जब मुझे देखकर भी उसके चेहरे पर तबस्सुम नमूदार नहीं हुआ तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो कुछ खफा हो गई है। वीरा के बारे में तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। मैंने ड्राइंग रूम में पहुंचकर सुल्तान शाह से कहा, वो अपने मतलब से उठकर कमरे में गई थी। तुमने इतना सा अंदाजा लगाने में बहुत देर लगा दी। वो मुझे घूरते हुए बोला। मुझे उसका साथ देना पड़ा। मैंने कहा कि उस गजाला का जायजा लेते हुए माजरत की। मैं उस नतीजे से वाकिफ था, इस वजह से तुम्हें भेज रहा था, मगर तुम जिद्दी हो, मेरी बात नहीं माने। गजाला उठकर खामोशी से चली गई। उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा था। क्या गजाला से तुम्हारी कोई झड़प हुई है? उसके तेवर खराब हैं? मैंने अनजान बनकर सुल्तान शाह से पूछा। वो बनाकर सोफे से उठ खड़ा हुआ। माशाल्लाह, कितने मासूम हो तुम कि बेखबरी में दूसरे का काम तमाम कर देते हो। उसे धीमी मगर सख्त आवाज में कहा। गजाला इस वक्त वाकई नाराज है। मैंने आज तक उसे ऐसे मूड में नहीं देखा। तुमसे क्या कह रही थी? मैंने अपने कमरे की तरफ नजर डालकर राजदारी से पूछा। कुछ भी नहीं कह रही थी, बस चुप साध ली थी। जाकर उसे मनाओ वरना कोई बड़ा फसाद खड़ा हो जाएगा। मुझे अपनी गलती का एहसास था। मैं चूंचना किए बगैर अपने कमरे में चला गया। गजाला मसहरी से टेक लगाए मेरी मुंतजिर थी। उसकी निगाहों में शिकवा पनाहा था। मैं शर्मिंदा हूं और तुमसे माफी चाहता हूं। मैंने गजाला को नरमी से अपनी बाहों में ले लेकर कहा। फोकस मसाकर मेरी गिरफ्त से निकल गई और रूठे हुए अंदाज में बोली, आपको मेरे सामने शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। आप अपनी मर्जी से वहां नहीं गए थे। सारा कसूर वीरा का है। मैं महसूस कर रही हूँ कि वो हीले बहानों से आपको अपनी दिलजोई में उलझा कर गैर महसूस अंदाज में मुझे चिढ़ाने की कोशिश करती है। मैं ये सलूक बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है। रास अलमेडा के आदमियों के हाथों होने वाली तजलील को वो अभी तक फरामोश नहीं कर सकी है। मैंने वीरा के नए एतराफात का जिक्र गोल करके पुरानी बात थुराई। हमें मालूम है कि इस वाक़े के बाद वो बहुत जोदे रंज हो गई है और मैं आमतौर पर उसकी कोई फरमाइश नहीं डालता। मैं ये सब नेक नियति से करता हूँ, मगर मैं इसकी दिलजोई पर तुम्हारी खुशी कुर्बान नहीं कर सकता। आइंदा मैं मोहतात रहूंगा। आप सारा इल्जाम अपने सर लेकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आखिर वो अपना रवैया क्यों नहीं बदलती? वो जो क्यों भूल जाती है कि मैं आपकी बीवी हूँ? उसने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। ये ऐसे नाजुक बातें हैं जो उससे नहीं पूछी जा सकती। उसे किसी ज़हनी सदमे में मुब्तला करके परेशानी उठाने से बेहतर है कि मैं जरा सी एहतियात कर लूँ। तुम्हें इससे बात करने की जरूरत नहीं है। यह मेरा वादा है कि अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। उसका मखमूम चेहरा खिल उठा। मैं उसकी तरफ बढ़ा ही था कि फिजा में डोरबेल का शोर गूंज उठा। मैं तेजी के साथ बाहर निकला तो सुल्तान शाह बोलेट खोल कर अव्वल खान को अंदर बुला चुका था। उसके चेहरे पर पाई जाने वाली बशाशत से जाहिर हो रहा था कि वो कोई ना कोई अच्छी खबर लेकर आया है। उसकी कहानी सुनने के बाद गजाला भी आ गई थी, लेकिन नादिया से बाज पुरुष की तजवीज़ पेश करने वाली वीरा ने अपने कमरे से बाहर आने की जहामत नहीं की थी, या फिर वो मदहोश होकर सो चुकी थी। अव्वल खान ने बैठते ही वीरा की कमी महसूस कर ली और पूछा,
मुझे भेजने वाली खुद कहाँ गायब होगी? वो आ जाएगी, इसकी तबीयत कुछ खराब है। मैंने कहा, तुम अपनी कहानी सुनाओ। मेरी कहानी सुनने का पहला हक वीरा का है। मैंने उसकी तजवीज़ पर अमल किया है। उसके कमरे में झांक लो, वो नशे में धुत पड़ी हुई होगी। उसे मुसर देखकर मैंने धीरे से कहा, वो होश में आएगी तो उसे भी हर बात बता दी जाएगी। फिलहाल वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए। वीरा का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। नादिया को तकरीबन हर बात बता दिया करता था। अपनी मौत से 2-3 रोज पहले वो राजन और विक्रम नामी 2 मेहमानों को किसी लंबे सफर से वापसी पर नादिया से मिलवाने के लिए अपने घर लाया था। उसे ये नहीं बताया था कि वो कहाँ से और कैसे आए हैं। मेहमानों ने उसके घर ही में नहा धोकर कपड़े तब्दील किए थे। सागा उनके आगे पीछे बिछा जा रहा था। नादिया ने भी खाने पर उनकी खूब तवाज़े की। उस दिन सागा ने जमर्द भाई को किसी बहाने से उसके पुराने मोहल्ले में भेज दिया था और नादिया को मना कर दिया था कि वो राजन और विक्रम के बारे में अपनी माँ तक से कोई जिक्र न करे। रात के खाने के बाद सागा उन्हें अपने साथ लेकर कहीं चला गया। वापसी पर वो अकेला था। नादिया के पूछने पर उसने बताया कि वो सदर के एक बड़े होटल में ठहरे हैं। उसके बाद वो मेहमान दोबारा नजर नहीं आए। ये कैसे पता चला कि राजन और विक्रम ही हमारे मतलूबा आदमी हैं? सुल्तान शाह बेसाख्ता एक अजीब सा सवाल कर बैठा। अव्वल खान उसे गुस्सीली नजरों से घूरा, फिर बेसाख्ता हंसते हुए बोला, राजन और विक्रम अंग्रेजों के नाम नहीं होते। हर बात से जाहिर हो रहा है कि वही हमारे मतलूबा आदमी थे। सुब कमांडर सईद से उन दोनों के खाके मिलेंगे तो नादिया से एक मरतबा फिर तस्दीक करा ली जाएगी। क्या इसके घर वही दोनों आए थे? ये सब बातें अपनी जगह पर हैं। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि वो सदर के किस होटल में मुकीम है। मैंने किसी तजस्सुस का मुजाहरा के बगैर गहरी संजीदगी से उसे याद दिलाया। अव्वल खान ने होटल का नाम लेकर कहा, नादिया मेरी सूरत से कुछ ऐसी खौफजदा हुई कि मेरा वक्त बर्बाद किए बगैर मेरे सारे सवालों के जवाब देती चली गई। इससे निमट कर मैंने होटल में भी झक मारी, लेकिन नादिया की बताई हुई मुमकिन तारीखों में वहां राजन या विक्रम नाम के किसी मुसाफिर का इंदराज नहीं है। वो बहुत बड़ा होटल है। राह के एजेंट वहां अपने असल नामों से नहीं ठहरे होंगे। मैंने अव्वल खान की बात सुनने के बाद कहा, इस होटल के ऐसे तमाम मुसाफिरों को फर्दन फर्दन देखना पड़ेगा जो मुमकिन तारीखों पर वहां आने के बाद अभी तक रुके हुए होंगे। हाँ, अब यही एक सूरत रह जाती है, मगर ये लंबा काम है। होटल के अमले के किसी जिम्मेदार आदमी को भी एतमाद में लेना होगा। इसकी इब्तिदा सुबह हो सकेगी। मेरे पास अव्वल खान की बात मान लेने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस इल्तवा का यह फायदा जरूर था कि काम शुरू करने तक हमें कमांडर सईद से खाके मिल जाने की उम्मीद थी, ताकि एजेंटों के खदोखाल निगाह में आ जाने के बाद होटल के मेहमानों में इन्हें दूर से भी पहचाना जा सकता था। अव्वल खान की इस वक्त की भाग दौड़ खासी मुफीद साबित हुई थी, मगर काम के लिए पहाड़ जैसी रात से फायदा उठाने की कोई राह नहीं निकल सकी थी। इसका हम सबको अफसोस था। एक नतीजे पर पहुंचने के बाद सब भी अपने अपने ख्यालों में डूब गए। इस इस्ना में वीरा भी अपनी ख्वाबगाह से बाहर आ गई। उसकी आंखों में खुमार के गहरे डोरे तैर रहे थे, लेकिन यह जाहिर नहीं हो रहा था कि बाहर निकलने से पहले वो कुछ देर के लिए सोई हो। ड्राइंग रूम में उसने दूसरों को नजरअंदाज करके अपनी निगाहें अव्वल खान के चेहरे पर मरकूज कर दी और फिर उसके होंठों पर एक गहरी मुस्कुराहट तैरने लगी। अव्वल खान सिटपटाकर उससे नजरें चुराने लगा। इसके लिए अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि इस वक्त वीरा सरूर के आलम में थी। क्या खबरें लाए हो? वीरा ने चंद सानियों की खामोशी के बाद अव्वल खान से पूछा। अव्वल खान किस कदर बुखलाए हुए अंदाज में वही बातें दोहराने लगा जो हम उसकी जुबानी सुन चुके थे। वो वीरा से मुखातिब था और मैं सोच रहा था कि दुश्मनों की सरकोबी करते हुए स्पेशल टास्क फोर्स को एक मरतबा फिर बहुत सुरात से अपना ठिकाना तब्दील करना पड़ा था। इस बार इन बेखौफ शहबाजों ने मलेर छावनी के एक खाली मैदान को स्टेशन 4 बना लिया था। वो जहाँ डेरे डाल देते थे वही जगह चश्मे जदन में स्टेशन 4 बन जाती थी। एक तरफ STF का वो आर्जी पड़ाव था, दूसरी तरफ अव्वल खान के बाल बच्चे पिशावर गए हुए थे। रासल मैडा को जहन्नुम वासिल करने के सिले में अव्वल खान चंद दिनों के लिए घर और दफ्तर के हर आराम से महरूम हो चुका था। घर बंद है और दफ्तर का आराम भी गया। अव्वल खान की कथा सुनने के बाद वीरा की जुबान से वो फिक्रा सुनकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। वो वही कुछ बोल रही थी जो मैं सोच रहा था। वीरा के बाद मुकम्मल होने से पहले अव्वल खान का मुंह बन गया और उसने वीरा से नजरें चार के बगैर खुश्क लहजे में कहा, इसका यह मतलब हुआ कि तुम मेरे दफ्तर को भी आराम की जगह समझती हो। इसमें क्या शुबा है? वीरा के जवाब देने से पहले ही सुल्तान शाह बोल पड़ा, हमारे बेशतर सरकारी मुलाजमीन अपनी नींदें तक दफातर ही में पूरी करते हैं। बात का रुख भांपते हुए मुझे गुफ्तगू में दखल देना पड़ गया और मैंने तुरुश लहजे में कहा, तुम खामड़ हो, तुम भूल रहे हो कि स्पेशल टास्क फोर्स कोई सरकारी तंजीम नहीं है। स्टेशन 4 में मसरूफियत का यह आलम होता है कि वहां रहने वालों को 24 घंटों में 6 घंटे की नींद भी मुश्किल से मुयसर आती है। मैंने कब कहा कि स्टेशन 4 वाले सोते रहते हैं या ऐश करते हैं? सुल्तान शाह ने हैरत से सवाल करके फौरन ही बात बदल दी। अभी तुम वीरा के हम नवाब बनकर क्या तकरीर कर रहे थे? मैंने बदमज़गी से पूछा। वो बेसाख्ता हंस पड़ा और बेपरवाही से बोला, वो आम दफ्तरों की बात थी। मेरी बात का यकीन ना हो तो सरकारी क्या, बाज बिगड़े हुए दूसरे दफ्तरों में जाकर देख लो। लोग कुर्सियों पर ईंट कर इतनी दीदा दलेरी से अपने जाती कामों में मसरूफ रहते हैं कि हैरत होती है कि घरेलू बजट की तैयारी से लेकर सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के फोन पर मिजाज पुरसी तक सारे अहम काम दफ्तरों ही में अंजाम दिए जाते हैं। तुम बिला वजह इन इशारों का रुख STF की तरफ कर रहे हो। इस वक्त हम दुनिया जहां की बातें नहीं कर रहे थे,
गजाला ने उसे घूरते हुए कहा, सारे किस्से का ताल्लुक सिर्फ अव्वल खान की जात से था। बाजुका तुम वाकई बहकने लगते हो। शायद इस वक्त सुल्तान शाह की खोपड़ी चल पड़ी थी। गजाला की बात पूरी होती वो पलकें झपकाता हुआ वीरा की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, अब मैं समझा तो तुम कोई किस्सा सुना रही थी। सुनाओ सुनाओ, मुझे किस्सा सुनने का बहुत शौक है। हाँ तो फिर आगे क्या हुआ था? उसे वो फिक्र इतनी बेसाख्तगी से अदा किए थे कि अव्वल खान की हंसी छूट गई। इस वक्त तक वीरा खामोश थी। उसके होंठों पर रक्स करती हुई पुरकशिश मुस्कुराहट भी बरकरार थी। सुल्तान शाह के बराह रास्त मुतवज्जा करने पर उसने कहा, बाजुका तुम सब मिलकर बात को बुरी तरह उलझा देते हो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि अव्वल खान को अकेले घर में जाकर क्या हासिल होगा। बेहतर है कि ये रात यहीं बसर कर ले। इस वक्त खासी देर हो चुकी है, अभी कोई कहीं नहीं जा रहा। सुल्तान शाह तेजी से बोला, तुम तो शरबत फुलाद पीती रही होगी, मेरा भूख से दम निकला जा रहा है। अव्वल खान को तुमने दफ्तर से आते ही नादिया खानम के पीछे दौड़ाया था। अब हम लोगों के खाने की भी कुछ फिक्र करो। पेट खाली हो तो ख्वाब भी बुरे बुरे आते हैं। तुम सो रहो। वीरा ये कहकर इठलाती हुई अपनी जगह से उठ गई। सुल्तान शाह का उठाया हुआ वो नुक्ता बहुत माकूल था। अव्वल खान की वापसी के इंतजार में सब भी भूखे बैठे हुए थे। किसी ने इस हिदायत पर कोई एतराज नहीं किया था। गजाला भी उठकर खामोशी से वीरा के पीछे किचन की तरफ हो ली और मेरे दिल की धड़कनें यकलख्त कदरे तेज हो गई थी। थोड़ी देर पहले गजाला ने वीरा के खिलाफ जिस जज्बाती उबाल का मुजाहरा किया था वो किचन में दोबारा कोई रंग दिखा सकता था। मेरी निगाहें किचन के दरवाजे तक इन दोनों का ताक़ुब करती रहीं। मुझे इस बात का एतराफ़ करने में कोई बाक नहीं कि वीरा के मामले में गजाला ने हमेशा फराक दिली और रवाधारी का मुजाहरा किया था। इसकी जगह कोई मुतअस्सिब और तंग नज़र लड़की होती तो मुद्दतों पहले हमारे इत्तेहाद सलासा का शिराजा बिखेर चुकी होती। उसके रद्द-ए-अमल का सामना करते हुए मैं हमेशा इस हकीकत को पेशे नजर रखता था कि अपनी असल में वो एक मशरकी लड़की और मेरी वफादार बीवी है। उसने सदमों और महरूमियों के भयानक जहन्नुम से गुजरकर मुझे अपना रफीक सफर बनाने का फैसला किया था और इस रिश्ते से वो अपनी जात को मेरी तमाम तर तवज्जो का मुस्तहिक समझती थी। उसका ये ईमान ऐसा गलत भी नहीं था।